एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, अब हम लोगों ने अपनी सीरीज़ स्टार्ट करी थी एनसीईआरटी की, जिसके अंदर हम सबसे पहले जनरल साइंस वाले को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज़। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो सीरीज़ है, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी की भी, जिसके अंदर आपका साइंस पूछा जाता है, सोशल साइंस आता है, जो भी आपका चीज़ें पूछी जाती हैं, वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए जी, अगर आपको पसंद आया करे तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, क्योंकि देखो बड़ी मेहनत से हम इसको बना रहे हैं, है ना। एक एक चीज़ को हम ढूंढ के बुक से सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में उसको बना रहे हैं। सो प्लीज़, अगर आप लोगों का भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो वो हमको भी अच्छा लगेगा और आपका सपोर्ट हमको मोटिवेट भी करेगा, ठीक है। सो चलिए, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने 15 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे। सो आज आपका जो स्टार्ट होता है, ठीक है, ये आपका 16वां क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है ये आपका। यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे और ये हम बाइलिंगुअल रखेंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा, ठीक है। सो टेंशन नॉट, चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, कल काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू सो मच टू ऑल, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था कॉमेंट सेक्शन में। अगर ऐसे ही आपको अच्छा लगे तो आप कॉमेंट सेक्शन में अपना रिव्यूज़ दे दिया कीजिए, ठीक है, ताकि कुछ चेंजेस हुआ करें तो हम कर लिया करें। जैसे कल हमने पूरा इंग्लिश में रखा था तो स्टूडेंट्स ने बोला मैम बाइलिंगुअल करो, तो इसलिए फिर आज हमने उसको बाइलिंगुअल करा। ऐसे कोई भी अगर आपके जो हैं, कोई भी आपके रिव्यूज़ हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है करेक्ट द स्टेटमेंट रिगार्डिंग, ठीक है, आज आपका क्वेश्चन नंबर 17 है ये। सो उसको स्टार्ट करते हैं। करेक्ट द स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्किंग ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी, बताइए। ये हमें स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। अब इसका हिंदी में अगर हम देखते हैं तो यह है कि हमारे शरीर में मांसपेशियों के काम करने के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। जो हमारे शरीर में जो मसल्स हैं, अगर हम उसके रिगार्डिंग बात करते हैं तो देखो, मसल्स जो होती हैं वो वर्क करती हैं पेयर में, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना, ये बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन सही है भैया, ये जोड़ों में काम करती हैं। दूसरा है मसल्स कैन ओनली पुल नॉट पुश, इसको आप पुल कर सकते हो बट पुश नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि एक मांसपेशी बस खींच सकती है, ठीक है, खींच, अब वो मतलब आप उसको खींच सकते हो, वो एक जो मांसपेशी है वो खींच सकती है लेकिन धक्का नहीं दे सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है, तो इसलिए दूसरा वाला भी सही है। और तीसरा है टू मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, जो मान लो कोई हड्डी है, ठीक है, उसको ना मूव करने के लिए जो दो मसल्स होती हैं वो एक साथ काम करती हैं, तो ये भी सही है। तो आप इसको याद रखना, अगर इस तरीके से आपका आ जाए तो ये तीनों ऑप्शंस इसमें सही हैं। यानी एक हड्डी को हिलाने के लिए दो मांसपेशी एक साथ काम करती हैं, ठीक है। तो ये तीनों इसके अंदर ऑप्शंस जो हैं आपके ठीक है ना। जैसे एक होता है ना, जब आप किसी चीज़ पे मान लो फोर्स लगाते हो, बल लगाते हो किसी चीज़ को हिलाने के लिए, तो आपको पता है वो इक्वल अपोजिट दोनों डायरेक्शन में लगती है ना। सेम इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, इधर भी जाएगी दूसरे डायरेक्शन में भी जाएगी, तो दोनों एक साथ उस पर हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आपका 17वां क्वेश्चन था आज का। कल से हम इस पर क्वेश्चन नंबर भी नोट कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपने ना इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि ठीक है कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। तो सबसे पहले है बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग बींग्स आर डिजाइंड इन अ वे, जो बॉडीज होती हैं जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उनकी कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करी जाती हैं कि विच गाइड्स देयर वे ऑफ मूवमेंट्स, जो कि किस जैसे जो भी लाइक हम मूवमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, जो भी लोकोमोशंस हो रहा है उस चीज़ में बेसिकली गाइड कर सके, हेल्प कर सके। और दूसरा है कि जो बॉडी होती है और जो लेग्स होते हैं कॉकरोचेस के, उनकी ना बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है, जो किस चीज़ से बनती है, फॉर्मिंग एन आउटर स्केल्टन उनका बनाती है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से रखेंगे। इसी तरीके से हिंदी वाले को देख लेते हैं क्या कह रहा है भैया। हिंदी वाला बोल रहा है कि जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके शरीर में एक तरह से डिज़ाइन करे गए जो कि हिलने डुलने और हरकत के तरीके का मार्गदर्शन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और सेकेंड इसमें है कि भैया कॉकरोच के शरीर और पैरों में बाहरी कंकाल होने के कारण एक कठोर आवरण होते हैं, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। सो ये ऑप्शन सही है। देखो हम ऑप्शंस इसी तरीके से डालते हैं आपके इसमें, ताकि फिर आपको ऐसा ना हो कि 1 2 3 इस तरीके से मैं जानबूझ के नहीं डालती हूँ, ताकि सीधा सही ऑप्शन आपके बस दिमाग में रहे, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना हो इधर उधर नहीं, सीधा जो सही ऑप्शन है बस वो आपको पता रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, विच हेल्प बर्ड्स इन फ्लाइंग, बताइए इनमें से कौन सी चीज़ हेल्प्स करती है बर्ड्स की उड़ने में, है ना। तो देखो, जो लाइट बोन्स और स्ट्रॉन्ग मसल्स, ये सही है। आपको ना क्वेश्चन में किस तरीके से आ जाता है, उल्टा आ जाता है, लिखा होता है लाइट मसल्स स्ट्रॉन्ग बोन्स, तो प्लीज़ ध्यान देना। लाइट बोन्स भैया, जब जितनी अगर हड्डियाँ हल्की होंगी तभी तो वो उड़ पाएगी, है ना। और दूसरा, जितनी स्ट्रॉन्ग उनकी मसल्स होंगी, मांसपेशियाँ होंगी, तभी वो उड़ पाएगी, तो ये दोनों सही हैं। पक्षियों को उड़ने में कौन मदद करता है, हिंदी वाले, हल्की हड्डियाँ और मजबूत मांसपेशियाँ, ठीक है, दोनों सही है, अपने दिमाग में फिट कर
कर लेना इन ऑप्शंस को। इसके बाद नेक्स्ट है करेक्ट ऑप्शंस आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। तो देखो क्वेश्चन है आपका कि जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं कार्टिलेजेस से, यानी जो हड्डियां होती हैं वो उपास्थि से ज़्यादा मजबूत होती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है, बोन्स कार्टिलेजेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसको अपने दिमाग में फिट कर लो। अब आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना मस्ट है, ठीक है। उसके बाद है अवर पाम, जो हमारा हथेली होती है, पाम मतलब क्या होता है, हथेली, उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। अब आपको ऑप्शन में आ जाए कि पाम जो होता है वो मान लो किसी एक ही बोन से मिलकर बना होता है, तो फिर वो गलत हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे सीधा सही ऑप्शन लिखा है ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। सो हमारी हथेली में बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, तो ये दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें आपको अगेन करेक्ट पेयर बताना है। देखो ये करेक्ट पेयर ही मैंने लिखे हैं यहाँ पे सारे, अब आप इसको ध्यान रखना। जो स्कल है, अब हमने ना थोड़ा सा यहीं पे इसको मिक्स कर दिया है, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों को बाइलिंगुअल कर दिया है। जो स्कल है, स्कल मीन्स खोपड़ी जो है, ठीक है, उसका पेयर किससे है भैया, ब्रेन से, यानी दिमाग से, ठीक है, ये सही है। रिब के, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रिब पंजर, ठीक है, इसका किससे है, दिल से है, ठीक है, हार्ट से इसका कनेक्शन है। इसके बाद है बैकबोन, जिसको हम मेरुदंड बोलते हैं, और इसका किससे है, बैकबोन मतलब आपकी स्पाइनल कोड, जो रीढ़ की आपकी जो ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, इसका इससे हुआ। और उसके बाद है आपका बोन स्ट्रक्चर, यानी कि हड्डी की जो संरचना है, ठीक है, वो क्यों किया जाता है भैया, हड्डी जो बोन स्ट्रक्चर है डेट इज दे प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन्स जो दे प्रोटेक्ट, ठीक है, अंगों की रक्षा करते हैं, तो ये इसके सही हैं। अब किसी भी तरीके से आपको एग्जाम में आएगा, बस आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते चलो। और मैंने बोला था कि एक शॉर्ट नोट बनाते चलो। अब जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जो जो चीज़ें मैं लिख रही हूँ, एक तरीके से आप इसको नोट्स ही समझ लीजिए। तो अपनी खुद की हैंड राइटिंग में, ठीक है, अपने शॉर्ट से शॉर्ट नोट बना लीजिए। और नोट्स हमेशा बहुत छोटे होने चाहिए, जितना छोटा हो सके उतना छोटा आपका नोट्स होगा, ताकि एंड मोमेंट पे आप लोग उसको रिवाइज कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑप्शंस आर, ठीक है, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखो लोअर जॉज, ठीक है, करेक्ट ऑप्शंस आपने बताना है। तो ये कुछ है, सबसे पहला इसके अंदर जो लोअर जॉज होते हैं, यानी कि जो मान लो वो मूवेबल होते हैं स्कल के अंदर, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, याद रखना इसको। लोअर जॉज यहाँ पे बोला गया है कि जो खोपड़े की जो हड्डी हैं वो बेसिकली मूवेबल होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ध्यान रखना, जो बॉल है और जो सॉकेट जॉइंट्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा हिप जॉइंट होता है उसमें, और जो हमारे शोल्डर मतलब कंधे वाले जॉइंट्स जो होते हैं ना उनमें। कौन से जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, इसको ध्यान रखना, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन आपने इसमें बताना है, ठीक है, कौन सा इसमें करेक्ट है। देखो नेक्स्ट है इसमें जो प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूस देयर फूड, ठीक है, प्लांट्स अपना भोजन प्रोड्यूस करते हैं, हिंदी वाले भी, मैं इसलिए हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना भोजन प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ओनली कह रहा है केवल ड्यूरिंग डे टाइम, ये तो आपको भी पता है, दिन के समय वो अपना खाना बनाते हैं, जबकि वेयर एज जो आपका रेस्पिरेशन होता है इन दैम टेक्स प्लेस, वो आपका दिन और रात दोनों समय होता रहता है, ठीक है। जो रेस्पिरेशन वाली जो प्रक्रिया होती है, जो श्वसन वाली श्वसन वाली जो प्रक्रिया होती रहती है, बेसिकली वो दोनों समय होती है, डे एंड नाइट, तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन, जितना भी वो अमाउंट ऑक्सीजन, जितना भी वो ऑक्सीजन का जो मात्रा है, जो वो अमाउंट है, उसको रिलीज करते हैं इन प्रोसेस ऑफ किसमें, जब वो फूड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, बाय प्लांट्स, इज मच मोर दैन ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन, वो कहीं गुना ज़्यादा होती है उस टाइम का जो अमाउंट होता है उनका ऑक्सीजन का, वो जब वो फूड बनाते हैं उस टाइम पे जब वो ऑक्सीजन का अमाउंट रिलीज करते हैं वो कई गुना ज़्यादा होती है, किस टाइम से, जब वो उसको यूज़ करते हैं देन ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन, जितनी ऑक्सीजन वो यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम उससे कई गुना ज़्यादा वो फूड बनाने के टाइम पे रिलीज करते हैं, ठीक है। सो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसको अपने माइंड में बिठा लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग शैडो, शैडो मतलब क्या है जी, यहाँ पे छाया, छाया के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन है आपने बताना है। जो शैडोज होती हैं आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जो आपका अपारदर्शी जो वस्तु होते हैं जब कम्स इन पाथ ऑफ लाइट, ठीक है, जब वो पाथ ऑफ लाइट के जब बेसिकली कॉन्टेक्ट्स में आते हैं तो एक तरीके से क्या बनती है, आपकी शैडो बनती है। पहला ऑप्शन सही है। और दूसरा है शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, जो आपके पारभासी वस्तु, ठीक है, ट्रांसलूसेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम कंप्लीटली, जब पूरी तरीके से उनमें लाइट जाएगी, ठीक है। सो ये वाला भी यहाँ पे सही है। अब आपको मान लीजिए क्वेश्चन में एग्जाम में आपको कंप्लीटली की जगह अगर यहाँ पे पार्शली दिख जाए तो आप उसको सही नहीं मानेंगे, क्योंकि पार्शली तरीके से नहीं होगा, कंप्लीटली तरीके से होगा, ठीक है। सो ऐसे ऐसे पता है एग्जामिनर्स क्या करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को चेंज कर देते हैं। सो वही चीज़ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है, तो आप कर लेंगे,
है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको लगे अच्छा लग रहा हो आपका सेशन, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट सेक्शन करके भी हमें बताएं, ठीक है, अपने रिव्यूज़ भी हमें दें और शेयर भी कीजिए करिए, ठीक है, ताकि सबकी भी हेल्प हो जाए, है ना। बहुत मेहनत से चीज़ें बनती हैं, लगती हैं, हमारी भी स्टडी होती है। अभी एक और चीज़ है, देखो मैं आपको बता दूँ, अभी कुछ स्टूडेंट्स जो बोल रहे थे ना, जिसे हमने बोला भी था कि हम लोग सोशल साइंस का और साइंस वाला, ठीक है, दोनों पार्ट्स को एक साथ करेंगे। मतलब सोशल साइंस की वीडियो भी आएंगी और आपकी साइंस की वीडियोस भी आएंगी, ठीक है। अभी आपकी थोड़ा सा साइंस वाला चल रहा है। अब क्वेश्चंस जो होंगे इसको भी हम इंक्रीज़ कर देंगे, यानी अभी तो 15-20 क्वेश्चन रहते हैं। अब एक दिन में हम कोशिश करेंगे कि एक PDF के अंदर 50-50 क्वेश्चंस कराएं, ताकि 600-700 क्वेश्चंस में कवर हो जाए, ठीक है। इसके बाद सोशल साइंस का बचता है, तो सोशल साइंस को हम साथ में लेके चलेंगे। बट अभी थोड़ा सा इस चीज़ को आप भी समझ सकते हैं कि बेसिकली थोड़ा टाइम ऐसा रहता है ना कि यार एक्चुअली अभी टाइम इतना नहीं है, थोड़ा सा दिवाली वगैरह सफाई में भी बिजी चल रहा है, तो जैसे ही अभी 1-2 दिन में हम फिर दोनों एक साथ को करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस वाटर वेपर, ठीक है, कौन सा प्रोसेस है वाटर वेपर, मतलब जो आपका जल वाष्प होता है, ठीक है, गेट्स एडिड टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब आपके वायुमंडल में। तो अगर आप देखोगे भैया कौन से उससे आपका वाटर वेपर ऐड होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो देखो इवेपोरेशन के थ्रू भी होता है, ठीक है, यानी जिसको हम कहते हैं वाष्पीकरण, ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी होता है जिसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। अब ये दोनों इसमें सही हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कंडेंसेशन, देखो संघनन जिसको हम बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन वर्षा। लेकिन ये बात कर रहा है, अगर आप क्वेश्चन देखोगे कि कौन सा प्रोसेस, मतलब विच प्रोसेस वाटर वेपर गैट्स, कौन से प्रोसेस के थ्रू ये बेसिकली वाटर वेपर आपका ऐड होता है एटमॉस्फेयर में, तो ये केवल इन 2 के थ्रू होता है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड। कंडेंसेशन और प्रिसिपिटेशन से क्या होता है ना, ये तो आपकी वर्षा के लिए है, यहाँ से तो पानी नीचे आता है ना, यहाँ से पानी क्या होता है, कंडेंसेशन के थ्रू ऊपर जाएगा, क्लाउड्स बनेंगे, और फिर प्रिसिपिटेशन के थ्रू वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। तो ये तो नीचे आने वाले प्रोसेस हैं, बट इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन जो हैं वो ऊपर जाने वाले प्रोसेस हैं, तो इसलिए इसका ये वाला आप रखेंगे, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपने इसमें बताना है, ठीक है। तो ये बोल रहा है बेसिकली, 1 मिनट, यस करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो ये कह रहा है क्लाउड्स जो आपके बादल होते हैं आर फॉर्म, ठीक है, वो बनते हैं ड्यू टू कंडेंसेशन की वजह से, सही बात है। वाटर वेपर इन द अपर लेयर, ठीक है, ऑफ एयर वेयर इट इज़ मच कूलर, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कैसी रहती है, ठंडी रहती है, ठीक है। तो ध्यान रखना जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो ड्यू टू कंडेंसेशन मतलब संघनन के थ्रू ये बनते हैं, ठीक है, वाटर वेपर, है ना, और इन द अपर लेयर ऑफ एयर विच इज़, जो कि बहुत ज़्यादा कैसी रहती है, ठंडी रहती है। और दूसरा है इवेपोरेशन जो होता है, यानी जिसको हम कहते हैं वाष्पीकरण, कैन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ऐसा नहीं है कि वो केवल प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बल्कि वो एब्सेंस ऑफ सनलाइट में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके सही है। अगर आपने NCERT पढ़ी होगी तो वहाँ पे ये सीधी लाइंस आपको दी हुई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द वाटर साइकिल, यानी जल चक्र, वाटर साइकिल क्या कहते हैं, जल चक्र बोलते हैं, ठीक है। इसको आपको अरेंज करना है, मतलब बिगिनिंग टू एंड का मतलब है भैया सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आएगा, फिर दूसरा एंड में कौन सा आएगा, यानी कि शुरुआत से आखिरी तक आपको जाना है, यानी कि हेड टू टो आपने जाना है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम वाटर साइकिल की बात करते हैं भैया, सबसे पहले आपका ट्रांसपिरेशन होता है, ध्यान रखना, उसके बाद कंडेंसेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं, और फिर आपका प्रिसिपिटेशन, वर्षा बनती है, यानी वर्षा होती है और पानी के फॉर्म में नीचे आ जाता है। ये पूरी आपकी वाटर साइकिल होती है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेपोरेशन जिसे हम बोलते हैं वाष्पीकरण ऑफ वाटर कैन टेक्स प्लेस फ्रॉम, ठीक है। इवेपोरेशन किस किस चीज़ से आपका हो सकता है, इवेपोरेशन जो होता है, देखो लेक्स जो झीलें होती हैं इनसे भी, ओशियंस जो समुद्र हैं इनसे भी, रिवर्स जो नदियां हैं इनसे भी। अब बात आती है सॉइल, ठीक है। देखो अब आप बोलोगे कि सॉइल से कैसे होता है, देखो सॉइल से भी होता है, ये चारों ऑप्शन इसके सही हैं। सॉइल से कैसे होता है, ध्यान देना, आपने सुना होगा जो सॉइल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, कहते हैं ना यार ये तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है सॉइल के अंदर। तो वो ह्यूमिडिटी क्या चीज़ है, अब वो वही ह्यूमिडिटी जो है उसके अंदर जितना भी पानी है, ठीक है, वो क्या चला जाएगा भाई, है तो उसमें भी ह्यूमिडिटी ना, मॉइस्चर है उसमें, तो वो भी बूंद बूंद के रूप में पानी बन के थोड़ा थोड़ा करके वो भी सोख लिया जाता है और वो भी ऊपर चला जाता है। तो यानी इवेपोरेट उसमें भी होता है, तो इसलिए सॉइल्स में भी होता है, ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, किसी कोई भी चीज़ जिसमें थोड़ा भी पानी है उसका इवेपोरेशन होना है। नेक्स्ट है रीजन ऑफ सॉइल लॉस ऑफ ट्री कवर और वेजिटेशन, ठीक है। आर भैया कौन से इसमें कारण होते हैं जो सॉइल लॉस होता है ना, मिट्टी का जो
आप देखते होगे, कटाव हो गया, जो घसाव हो गया, ये जो है, या फिर जो वेजिटेशन है, इन सब का जो लॉस है, जो वनस्पति, सब क्या है? देखो सीधी सी बात है, रिडक्शन इन लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इन दैट एरिया, यानी भूजल के स्तर में जब कमी आती है तब ये वाली चीज़ होती है। और दूसरा सॉइल इरोजन, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मिट्टी का कटाव। अब आप लोग भी देख रहे होगे अब क्या हो रहा है भैया, सारे जितने वन हैं सबको काट काट के, पेड़ों को काट काट के, है ना, इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन चल रहा है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है ना, जहाँ पे कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ करते हैं, और एफॉरेस्टेशन जहाँ पे हम ट्रीज़ को लगाते हैं, ग्रो करते हैं, है ना। तो इतना डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, अर्बनाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है भाई, पब्लिक बढ़ेगी, जनता बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो घर भी तो उनको चाहिए। अब वो घर कैसे बनेंगे, है ना, पेड़ पौधों को काट रहे हैं लोग, घर बना रहे हैं, तो जिसकी वजह से सारे लॉसेज आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, भूजल के स्तर में कमी भी आती है, सॉइल इरोजन भी हो रहा है, तो यही सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स और इट्स रिलेटेड टू टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ डिपेंड मतलब निर्भर है या फिर रिलेट है टाइम ड्यूरेशन मतलब समय अवधि से, और अमाउंट ऑफ रेनफॉल मतलब वर्षा की मात्रा से। अगर आप देखोगे तो इसमें बाढ़ भी आता है, ड्रॉट मतलब जिसको हम सूखा बोलते हैं, ठीक है, ये भी आता है। इसमें आपका सोइंग ऑफ क्रॉप्स यानी फसलों की बुआई, ठीक है, बवाई जो भी आप बोलते हो हिंदी में, ये सारी चीज़ें, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें इसकी सही हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैच वाटर वेयर इट फॉल्स कॉल्ड। कैच वाटर आपने पढ़ा होगा, कैच वाटर ये एक एनसीईआरटी का ना स्टेटमेंट है। ठीक है, ये एक सीधा सीधा स्टेटमेंट है, कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। मान लो कहीं पे अगर पानी गिर रहा है और हम उस पानी को वेस्ट नहीं होने दे रहे, हम उस पानी को एक जगह स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, क्या बोलते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यानी कि इसका मतलब हुआ बारिश के पानी का संग्रहण। ठीक है, जो बारिश का पानी है उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको हम बचा रहे हैं, उसको हम सेव कर रहे हैं। कहते हैं ना, जब बारिश आती है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, आप इसके लिए अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, कोई टिन बना लेगा, कोई कुछ इस तरह की रूफ्स बना लेगा जो सारा पानी उसके अंदर कलेक्ट हो जाए, है ना, और जैसे बाल्टी वगैरह रख देते हैं ताकि सारा पानी, तो वही प्रोसेस है। इसको इसलिए बोला गया कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, जहाँ पे वो पड़े उस पानी को हमने कैच कर लेना है, हम उस पानी को हमने सेव कर लेना है, स्टोर कर लेना है, उसको वेस्ट नहीं होने देना है, तो वही चीज़ है, डेट्स कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके बाद नेक्स्ट है अरेंज द वाटर साइकिल फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। अब यहाँ पे ना आपको जल चक्र को अरेंज करना है फर्स्ट से लेके लास्ट तक, यानी किस प्रोसेस से आप इसको अरेंज करेंगे भैया? वाटर साइकिल में ध्यान देना, सबसे पहले तो पानी आएगा। वाटर साइकिल की शुरुआत, किसी चीज़ का बेस क्या होता है? बेस होता है ना। अब वाटर साइकिल की बात करें, जैसे मान लो कोई भी रिलेशन है, चाहे आपका मदर फादर का हो, ठीक है, फ्रेंड्स का हो, कोई अदर आपके रिलेशनशिप्स हैं, कुछ भी चीज़ है, हर चीज़ का बेस क्या होता है? ट्रस्ट होता है ना, है ना। पेरेंट्स को आप पे ट्रस्ट है, तभी तो वो आपको कहीं ना कहीं जाने दे रहे हैं कि ठीक है जाओ भाई, हमें तो ट्रस्ट है अपने बच्चे पे। ऐसे हर चीज़ में ट्रस्ट होता है, तो उस चीज़ का बेस क्या है? वो है। अब वाटर साइकिल का बेस क्या है? सीधी सी बात है, वाटर साइकिल की बात कर रहे हैं तो वाटर प्लस साइकिल, तो पानी बना ना, तो सबसे पहले तो पानी आया, उसके बाद जब पानी आया तो फिर आपका दूसरा प्रोसेस लाइक वाटर वेपर बनेगा, है ना, ये सारी चीज़ें होंगी, जलवाष्प होगा, फिर आपके वो क्लाउड्स के फॉर्म में कंडेंसेशन जो प्रोसेस होता है, ठीक है, क्लाउड्स बनेंगे, देन आपका हिल्स, स्नो, जो ओले हैं, बर्फ हैं, तो ये पूरा इसकी साइकिल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज टू, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज टू रिप्लेनिश, यानी इसका मतलब होता है भरना। इनमें से कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिसके अंदर हम पानी को भर सकते हैं? रिवर्स में, लेक्स में, ठीक है, जो नदियां हैं, जो तालाबें हैं, जो झीलें हैं, इन सब में कौन से वेज है भैया? बारिश के थ्रू भी भर सकते हो, जब बारिश आएगी, हेल मतलब ओला, इसके थ्रू भी, स्नो बर्फ, ठीक है, तो कोई भी वे हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। आपने इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सबसे पहला है क्वांटिटी ऑफ वाटर फिट टू बी कंज्यूम्ड, ठीक है, जो भी पानी की जितनी भी मात्रा है, जो क्वांटिटी है, जितना कंज्यूम मतलब जितना हमें हमारी खपत के लिए चाहिए, ठीक है, ऑन अर्थ इज लिमिटेड, वो बहुत लिमिटेड है। आपको पता है भैया, जब भी तो कहते हैं पानी को वेस्ट मत करो, बहुत लिमिटेड वाटर है, और हम लोग तो लाइक इतने ज़्यादा अपने आप को लकी मानो कि हमको पीने के लिए भी पानी, और हम लोग कितना वेस्ट भी करते हैं, हर चीज़ के लिए हमारे पास पानी है। सोचो उन लोगों का जिनके पास तो पीने के लिए भी पानी नहीं होता, हाँ, इतनी दूर दूर जाते हैं कुएं में से पानी भर भर के। सो यू आर सो लकी। इसलिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल, इस सेशन के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूँगी, पानी को बचाना सीखें, बिजली को बचाना सीखें, ठीक है, खाने को कभी भी वेस्ट ना करें, उतना ही खाना लें जितना आपकी ज़रूरत का हो। ये नहीं कि भूख लग रही है 2 रोटी की और लेके बैठे हैं 4 रोटी और फिर वो एंड में फेंक देते हैं, जैसे शादियों वगैरह में होता है। ये सब काम नहीं, प्लीज़, ठीक है, सेव करना सीखिए। तो इसी तरीके से भैया उतना पानी वेस्ट करो या उतना पानी यूज़ करो जितने तुम्हारी खपत है, जितनी तुम्हारी यूज़ है, क्योंकि
सो इट नीड्स टू बी, आपको इसको बहुत केयरफुल तरीके से यूज़ करना है। और उसके बाद है आपको ये स्टेटमेंट सही है, और उसके बाद है अवर अर्थ इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर, ये भी बिल्कुल सही है ना। हमारी जो अर्थ है वो 70% पानी से बनी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, व्हाट डू यू थिंक माउंटेनर्स, यानी कि जो आपके पर्वतारोही होते हैं, कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम व्हाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन। आपने देखा होगा जो पर्वतारोही होते हैं, जब वो क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना, जब वो ऊंची ऊंची माउंटेन्स पर चढ़ते हैं तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्यों साथ में लेके चढ़ते हैं, है ना। देखो सबसे पहली चीज़ है टू अवॉइड सफोकेशन। आपने देखा होगा जब हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल, यानी कि जितना ज़्यादा हम हायर एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं तो जो हवा होती है ना वो बहुत ज़्यादा थिनर होती चली जाती है और पतली होती चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सफोकेशन, यानी ऑक्सीजन की कमी आने लगती है। और जब ऑक्सीजन की कमी आएगी तो क्या होगा, आपका दम घुटेगा, आपको सफोकेशन होगा। तो ये पहला बिल्कुल ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, एयर बिकम्स थिनर। यस, देखो ये बात मैंने अभी जस्ट आपको बताई है, एयर जो होती है वो थिनर, पतली होती चली जाती है। कब, जब आप ऊंची ऊंची एल्टीट्यूड्स पे जाते हो, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होने लगता है, घटने लगता है, और जिसकी वजह से आपको सफोकेशन जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, और इसी वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेके जाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एयर इज, बताइए कौन सा स्टेटमेंट एयर के लिए यहाँ पे सही है। अगर क्वेश्चन में आ जाए एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सिंगल गैस, तो ऐसा हो सकता है एयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये वो जितनी भी गैसेस हैं, तमाम गैसेस का मिश्रण है, तमाम गैसेस का मिक्सचर है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, है ना, कि इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कितना कितना % है, सब कुछ है। तो वही सारी चीज़ें हैं। सो आज का आपका ये सेशन है, अगर आपको अच्छा लगा है तो अगेन आप लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट करके बताइए, शेयर भी कीजिए, है ना। और जो लोग न्यू है चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि आज अब क्वेश्चंस की थोड़ी मात्रा हम बढ़ा देंगे, एक दिन में कोशिश करेंगे एक PDF में 50-50 क्वेश्चंस रखें, ताकि 600-700 क्वेश्चंस में आपकी NCERT कवर हो जाए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, हम बोले थे कि सोशल साइंस और साइंस को भी हम कवर कराएंगे, तो जो सोशल साइंस है उसको भी हम लेंगे। अभी थोड़ा सा बस आप लोग थोड़ी सी मजबूरी समझना, थोड़ी दिवाली का टाइम चल रहा है, घर में सफाई वाला कोई है नहीं, तो अपने को करनी होती है मॉम के साथ, तो थोड़ा सा उसमें टाइम चला जाता है, ठीक है। फिर थोड़ी अपनी स्टडी है ना, तो इसी वजह से भी जितना टाइम हमको मिल रहा है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए मैक्सिमम चीज़ें प्रोवाइड करें, ठीक है। बस आप लोग बने रहिए, अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम हमें देते रहिए, हमको भी आप लोग मोटिवेट करें और हम आपको मोटिवेट करें, है ना। चलिए, सो एक और चीज़ है, अभी कुछ टाइम में 1-2 दिन में हम लोग CTET का स्टार्ट करने वाले हैं, अच्छे से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हर एक चीज़। तो जो भी CTET के एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, सो वो लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच।